दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मीडिया का स्तर कितना गिरता जा रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई पर्सनालिटी, जब कोई नेता या जब कोई सेलिब्रिटी किसी भी इंटरव्यू के दरमियान यदि अभद्रता पर उतरने की कोशिश करता है तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट किया जाता है। साफ साफ उस पर उसे रोकने की कोशिश होती है और मर्यादाओं का ख्याल कराया जाता है। लेकिन आजकल मौन स्वीकृति दी जाती है। मौन स्वीकृति तो आपने तब भी देखा होगा, जो एक अभिनेत्री जो अब राजनेता हैं और उन्होंने कह दिया था कि भारत को असली आजादी तो 2014 में मिली थी और उनके साथ इंटरव्यू कर रही एंकरनी महोदया उस बात पर मुस्कुरा रही थी। साहस नहीं था उनके अंदर कि सवाल पूछ सके। लेकिन अब ये दौर रविशंकर प्रसाद की बहन जिस चैनल की बॉस है, अनुराधा प्रसाद, उस चैनल पर गुप्ता जी पत्रकार और गुप्ता जी मुख्यमंत्री, इन दोनों की परिचर्चा के दरमियान जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग सामने आया, खास करके कन्हैया कुमार और अखिलेश यादव के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। दरअसल हुआ क्या? हुआ यह था कि वन लाइनर क्वेश्चन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश किए जा रहे थे। एंकर थे मानक गुप्ता। मानक गुप्ता एक तरफ, रेखा गुप्ता दूसरी तरफ। गुप्ता वर्सेस गुप्ता ये चल रही थी, ये इंटरव्यू चल रहा था। और ये गुप्ता वर्सेस गुप्ता जब चल रहा था, उस दरमियान वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए। नेताओं के बारे में एक दो शब्दों में राय व्यक्त करने को कहा गया। राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, कपिल मिश्रा, अखिलेश यादव, कन्हैया कुमार, तमाम लोगों के बारे में चीजें कही गई। राहुल गांधी के बारे में भी जो बात उन्होंने कही, वो बात मर्यादा के और मर्यादित आचरण के दायरे में तो रखा नहीं जा सकता। लेकिन जो बात कपिल मिश्रा के बारे में कही, उससे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा सीधे चैलेंज कर दिया, सीधा चैलेंज कर दिया। कपिल मिश्रा को कह दिया कि कपिल मिश्रा सच के साथ खड़े होने वाले डेयरिंग व्यक्ति हैं। तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया रेखा गुप्ता ने यह मान लिया कि कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अभद्र बातें कही थी, उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाया था, क्या वो सच बोलने का साहस था? क्या वो सच बोल रहे थे? प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो। इस देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश चुनाव में उसे वोट दे ना दे, लेकिन देश सम्मान की नजर से देखता है। देश के अंदर एक अलग इमेज होती है। लेकिन इसके बावजूद कपिल मिश्रा सच के साथ खड़े होने वाले डेयरिंग व्यक्ति हो गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी उन्होंने कही थी, जो की थी, उसे रेखा गुप्ता ने डेयरिंग मान लिया, सच बोलने वाला मान लिया। ये उनका आशय तो नहीं था, वही जाने क्या बोल रही थी। लेकिन जब कन्हैया कुमार का जिक्र आया, तब उन्होंने कह दिया, मानक गुप्ता ने सवाल पूछा और कह दिया कन्हैया कुमार के बारे में बताने के लिए, तो कन्हैया कुमार के बारे में देशद्रोही मुंह से निकलता है। और जरा उसके आगे देखिए, मोहन भागवत के लिए आदरणीय निकलता है। हो सकता है उनकी विचारधारा की है, उनके लिए आदरणीय निकलता हो। लेकिन जब बात अखिलेश यादव पर आई, जितनी घटिया टिप्पणी की गई, वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस देश में मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति इतनी घटिया भाषा बोल सकता है। अखिलेश यादव के लिए टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया। जरा सोचिए। और जब यह शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से निकल रहे थे, उस वक्त एंकर मानक गुप्ता मुस्कुरा रहा था। उस वक्त एंकर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था कि यह मर्यादित भाषा नहीं है। क्या उस चैनल की यही लाइन है? क्या उस चैनल को इसके लिए खुली छूट मिली हुई है कि किसी भी दल के किसी भी नेता के बारे में कोई भी टिप्पणी करे? क्या अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं? क्या अखिलेश यादव मंडल की राजनीति करते हैं? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है, तो इसका मतलब कि उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होगा? याद रखिए, ये वो देश है जिसने किसी के प्रति भी अभद्र भाषा के इस्तेमाल को सार्वजनिक तौर पर मान्यता नहीं दी। आज के दौर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल
सार्वजनिक मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की वो मीडिया, वो डरी हुई मीडिया, वो गोदी मीडिया और सिस्टम के सामने एक तरह से चादर बिछाकर लेटी हुई मीडिया जो दिखाई दे रही है, उस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा है वो जरा सुन लीजिए। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा, आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा है कि उस चैनल पर कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, उस चैनल पर उनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं जाएगा। सवाल यह है कि उस चैनल का धंधा पानी अखिलेश यादव के प्रतिनिधि नहीं जाएं तो नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब सिस्टम से इस तरह की मौन स्वीकृति हो तो स्वाभाविक है कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन चैनल जब दाना पानी चलाने का साधन बन जाए, चैनल जब इस तरह की परिस्थितियों को हवा दे, जिन परिस्थितियों में तमाम राजनीतिक मर्यादाएं तार तार हो रही हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि प्रवक्ता जाए, नेता जाए उस चैनल पर या ना जाए। ये वही एंकर मानक गुप्ता है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं रवीश कुमार ने किस तरह से बड़े ही शालीन भाषा में इसी चैनल के प्रोग्राम में लताड़ लगा दी थी। बेइज्जती करवाने की आदत पड़ी हुई है। और तब तमाम परिस्थितियों में मानव गुप्ता यह भी याद दिला सकते थे कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज जैसी बड़ी महिला नेत्री यहां पर उस पद को सुशोभित कर चुकी है। आतिशी सिंह मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन तीनों मुख्यमंत्रियों के की भाषा शैली को देखें तो क्या कभी कोई सोच सकता था कि सुषमा स्वराज ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगी? शीला दीक्षित जो 3 कार्यकाल में 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगी? या आतिशी सिंह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगी? लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया, और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया, और उसके जवाब में स्वाभाविक है कि जिनकी पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी हो, चाहे अखिलेश यादव के ऊपर की गई हो, कन्हैया कुमार के ऊपर की गई हो, जिसके ऊपर भी की गई टिप्पणी हो, किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी की गई और उनकी पार्टी अगर इसका जवाब देगी, तब कहा जाएगा कि महिला विरोधी है। तब कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आए कि गुप्ता विरोधी है, बनिया विरोधी है, यह भी कहा जा सकता है। देश के अंदर यही माहौल बनाने के लिए गुप्ता जी पत्रकार और गुप्ता जी मुख्यमंत्री बैठी हुई थी, और ये गुप्ता प्लस गुप्ता की परिचर्चा में यही किसी के लिए देशद्रोही, तो किसी के लिए टोटी चोर, तो किसी के लिए मंदबुद्धि, तो किसी के लिए कुछ, यही भाषा का इस्तेमाल किया जाए। सवाल दरअसल यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर जो बिठाई गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी? या फिर जैसे एंकरों को बिठाया जाता है, क्या उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई कि इस तरह से जवाब देने पर वो ऑब्जेक्ट कर सके? स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन यह था कि कौन अभद्रता पर चुप रहता है और कौन अभद्रता के लिए जुबान खोलता है। इसी की ट्रेनिंग चल रही थी, और इसी ट्रेनिंग के दरमियान ये वीडियो शूट हो रहा था। और इस तरह की वीडियो जब शूट हो रहा है, इस तरह की बातें जब सामने आ रही है, तो क्या लगता है, लोकसभा में तो पीडीए ने अपना असर दिखा दिया, और लोकसभा चुनाव में जब पीडीए ने अपना असर दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भद पिट गई, अखिलेश यादव के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के बाद क्या बिहार के चुनाव में जो थोड़े बहुत यादव मतदाताओं के वोट की उम्मीद, या पिछड़े वर्ग के वोटर्स की, पीडीए समाज के वोटर्स की जो थोड़े बहुत वोटों की उम्मीद नीतीश कुमार का चेहरा लगाकर एनडीए करना चाहता है, क्या उसमें कामयाब हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव जैसे विनम्र व्यक्ति, जो कभी किसी के प्रति अमर्यादित भाषा नहीं बोलते, गुस्से में भी नहीं बोलते, और इस बात के लिए तारीफ तो बनती है अखिलेश यादव की कि वो कभी कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए करते नहीं है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो कम से कम किसी भी राजनेता को नहीं करना चाहिए। कई राजनेताओं को देखा जाता है कि वो भाषाई मर्यादा लांघ देते हैं, लेकिन जब संवैधानिक पद मिलता है तो धीरे धीरे लोग अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेते हैं। 2016 के कुछ ट्वीट भी कुछ महीनों पहले वायरल हुए थे, जो दिल्ली की इन्हीं मुख्यमंत्री महोदया के थे, और किस तरह की अभद्र भाषा में वो ट्वीट अरविंद केजरीवाल के लिए किए गए थे, वो पूरे देश ने देखा था कि ये क्या क्या बोले जा रही थी, क्या क्या लिखे जा रही थी। लेकिन आनंद फानंद में उसे डिलीट किया गया, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा, लेकिन
भाषा का स्तर ऐसा है कि मैं कम से कम अपने चैनल पर नहीं लगाऊंगा उस स्क्रीनशॉट को कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली की मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, अपने उस वक्त के मुख्यमंत्री के लिए कर रही थी। चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। वो चाल चरित्र और चेहरा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा शैली का जिक्र होता है, वो चाल चरित्र और चेहरा जिसमें भैरव सिंह शेखावत का जिक्र होता है, लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र होता है, जसवंत सिंह का जिक्र होता है। आज की भारतीय जनता पार्टी, इसी पार्टी के एक नेता संयोगवश देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राज्य में जाकर उस राज्य के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, उनका डीएनए ही खराब बता रहे थे। तो क्या ट्रेनिंग वहां से आ रही है? इसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री 2013-14 के दरमियान ये कह रहे थे, जब राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि देश के लिए इतना कुछ यूपीए सरकार ने किया, आलोचना का दायरा सभ्य भी हो सकता था, तब वो ये कह रहे थे, कहां से लाए थे पैसे? अपने मामा के घर से लाए थे क्या? तो आज जो 5 किलो राशन बांटने की बात हो रही है, वो कहां से हो रही है? वो भी देश का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के खेतों में उपजाया गया अन्न है। और उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने वाले हैं अगले 2 सालों के भीतर, 2 साल से भी कम समय बचा है, और उस चुनाव में अगर ये मुद्दा बन जाए कि इस तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी के सुप्रीमो जो संसद में 37 सांसदों की ताकत के साथ बैठे हैं, जो तमाम चुनावी हिंदुत्व की ब्रांडिंग के बावजूद जिनकी पार्टी का एक दलित वर्ग से आने वाला चेहरा एक जनरल सीट से चुनाव जीतकर, अयोध्या से यानी फैजाबाद से जीतकर, जहां राम मंदिर बना है उस इलाके से जीतकर संसद में पहुंचा हो, कहीं ये कारण तो नहीं है कि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग ऊपर आकर के ताकत के साथ बैठ रहे हो, जिस वजह से गुप्ता जी एंकर और गुप्ता जी मुख्यमंत्री को बुरा लग रहा हो? कपिल मिश्रा डेयरिंग हो जाते हैं, कपिल मिश्रा डेयरिंग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात नहीं होगी कि कपिल मिश्रा दिल्ली के मुख्यमंत्री के शब्दों में सच के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। और जब कपिल मिश्रा सच के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें राजा हरिश्चंद्र के बाद सत्यवाद का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधि तो घोषित कर ही देना चाहिए। दो ही बातें हो सकती है, कपिल मिश्रा यदि सच बोलने वाले हैं तो प्रधानमंत्री का निजी आचरण सवालों के दायरे में है, और प्रधानमंत्री का निजी आचरण सवालों के दायरे में कोई कहे, एक नागरिक के तौर पर मैं इस बात को नहीं मान सकता। और उस व्यक्ति को कोई आदमी सच्चाई का प्रतीक पुरुष बनाकर पेश करे, कम से कम वो पार्टी कैसे झेल रही है, ये बड़ा आश्चर्य होता है। बाकी इस देश की राजनीति है, और इस देश की राजनीति में वो भी देखा गया है कि जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व रेखा गुप्ता कर रही है, जिस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़ा गया था और अपनी पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया था। तो सवाल यह है कि 400 साल पहले का इतिहास, औरंगजेब के जमाने का इतिहास और उसकी खुदाई जो चल रही है, कब्र खोदने की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन 2001 के तहलका स्टिंग को लोग भूल जाएंगे। 2016 में जो ट्वीट अक्टूबर के महीने में रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के लिए जिस भाषा में किए थे, लोग उसे भूल जाएंगे। क्या मानव गुप्ता को दिए हुए उस इंटरव्यू को लोग भूल जाएंगे, जिस इंटरव्यू में अखिलेश यादव के लिए और दूसरे नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को सच्चाई का प्रतीक पुरुष बनाकर पेश किया गया? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आने वाले वक्त में देखना है कि बीजेपी कैसे इस तरह के बयान बहादुरों से मुक्ति पाती है, वरना अभी बिहार जैसे राज्य का चुनाव सामने है, और इसी बिहार में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल क्या उठाया। भारतीय जनता पार्टी 1/4 सीटों लायक भी बिहार विधानसभा के अंदर नहीं बनी थी। तो मत भूलिए, रेखा गुप्ता का बयान कई राज्यों तक असर करेगा, और उस असर के बीच कई राज्यों के चुनाव भी प्रभावित होंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पोल प्रोस्पेक्ट का क्या होगा, यह विषय अलग जरूर है, लेकिन मर्यादा के पालन में बीजेपी की नई पीढ़ी की जमात के अधिकांश लोग गिरिराज सिंह वाली परंपरा के बनते जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को
छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।